નમસ્કાર, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતના વિશેષ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના વિશેષ કાર્યક્રમમાં અમે આપને એક વેબિનાર દેખાડવા જઈ રહ્યા છીએ. આ વેબિનાર દિશા ફાઉન્ડેશન દ્વારા યોજવામાં આવ્યું હતું. દિશા ફાઉન્ડેશનના દિનેશ પટેલ દ્વારા કોરોના વોરિયર્સ સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ વેબિનારમાં સુરતના આગેવાનો જોડાયા હતા. સુરતના ડોક્ટર્સ, પત્રકારો, પોલીસ કર્મીઓ સાથે જ સામાજિક સંસ્થાઓના આગેવાનો આ વેબિનારમાં જોડાયા હતા અને તેમના અનુભવો દિનેશ પટેલ સાથે શેર કર્યા હતા. કેવા રહ્યા તેમના અનુભવો, જોઈએ આ વેબિનારમાં. नंद जी, आप ये बता सकते हो कि ऐसा कोई आपके पास में उदाहरण है या तो अनुभव है कि जहाँ उनका बेटा आउट ऑफ सिटी है या तो कोई नहीं है, घर में अकेले माँ बाप हैं, वृद्ध हैं, उसकी प्रकार की सेवा का आपको लाभ मिला क्या? हाँ सर। वैसे बहुत से फैमिली का हमको हमारे अठवा जोन में और पूरे कॉरपोरेशन में एक फूड कंट्रोल रूम शुरू किया था. उसमें ऐसे लोगों के लिए जिसको जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता था, तो वैसे फैमिली, वैसे लोगों के लिए कंट्रोल में हमको मैसेज मिलता था तो हम वहाँ जाते थे. वैसे ही एक अंबानगर से जो गांधीनगर वसाहत है, वो उड़ना मगनला रोड से वहाँ पे ब्रिज, वो कौन सा ब्रिज है, अंबिका इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाला रोड पे, तो वहाँ पे जो कचरे बीनते हैं ना, वो स्लम साइड पे, वहाँ के 10-12 फैमिली खुले में पड़े रहते हैं. तो वो किसी को मालूम नहीं. वो मीठी खाड़ी के वो जो रोड बना है ना पुराना, वो डेवलप किया ना वहाँ पे, तो वहाँ पे उन लोगों को किसी को मालूम ही नहीं पड़ता कि वो लोग वहाँ फूड के लिए कोई जा सकते हैं. तो हमारे कंट्रोल में जब भी वो मैसेज आया, उसी दिन से हम रेगुलर, मैं और मेरी टीम खुद जाके वहाँ पे फूड दे के आते थे. और दूसरी एक जगह थी अमृत द्वार से आगे भी, तो वहाँ से ऐसे बहुत से अलग अलग लोग फुटपाथ पे पूरे 24 घंटे, पूरे हमने 20-25 दिन देखा, तो हर रोज वो वहीं पे बैठते थे और हम जाते थे तब उसको फूड दे के और वो खाना खाते थे. कोई रिक्शा वाला परिवार का अनुभव आपके पास में है क्या? हाँ? रिक्शा 2-3 महीने से बंद है और उसकी ऐसा कोई रिक्शा वाले का फोन आया और उनके घर में गए, ऐसा कोई वो पूरा अठवा जोन का सबसे बड़ा इफेक्टेड एरिया था रसूलाबाद, आजाद नगर, गोकुल नगर, इंदिरा नगर. तो वहाँ से बहुत से फैमिली थे. ये सब हमको आज खाना नहीं मिला तो हमारी टीम से हम गाड़ी लेके कि कैसे करके भी उनको पहुँचा देते थे. पर्टिकुलर रसूलाबाद, आजाद नगर में ऐसे बहुत से इफेक्टेड फैमिली थे. और ऐसा एक आजाद नगर रसूलाबाद से राहिल करके लड़का था, राहिल करके, तो वो जब भी बोलता था, सर आज तो हमारे को कुछ खाना नहीं मिला, मेरे लिए 15-20 फैमिली पूरे भूखे हैं, तो हम उसको रात को 10 बजे भी खाना वहाँ जाके देते थे. जबकि क्वारंटाइन एरिया था तो उसको बोलते थे कि भैया तू यहाँ तक आ जा, मैं यहाँ तक आता हूँ. तो हमारी टीम फूड लेके वहाँ तक जाती थी और वो बंदा अपने 2-3 लड़के को लेके आती थी और वो रिक्शा वाले जो मजदूर है उनको वो खाना पहुँचा देता था. ऐसे बहुत से है. एक आपसे प्रार्थना है कि इस प्रकार का काम में जितने भी आपको अनुभव हुए हैं वो या तो आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो या तो किसी से लिखवा लो. ये प्रेरणा स्रोत अपना बन सकता है कि इस प्रकार का काम, अनुभव आगे के लोगों को काम में आ सकता है. बहुत अच्छा काम करते हो और किया है अनंत जी, बहुत सुंदर. टेस्टिंग कराई, रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो जैसे होश को छूट जाते हैं. जैसे किसी मरीज को आप कहते हैं ना कि कैंसर है, उसके बाद उसकी हालत ठीक नहीं रहती है. कुछ ऐसे महसूस हुआ जब मुझे पॉजिटिव आया, फिर मेरी वाइफ को आया, फिर मम्मी को लेके गया, लेकिन उनका नेगेटिव आया. सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया. लेकिन जैसे, सॉरी, मैं 2 मिनट के बाद बोलूँगा. नहीं, कोई बात नहीं किशोर जी, आपकी पूरा समझ सकते हैं किस प्रकार की आघात आपको लगी थी. और जब आपने सुना होगा कि मुझे कोरोना हुआ है और डॉक्टर होने के बावजूद आपने इस प्रकार की मानसिकता आपको दिख रही है और आप आपके अनुभव से बता रहे हैं, तो सामान्य व्यक्तियों की क्या हालत होती है वो समझ सकते हैं. इसलिए जरूर हम आप ये स्वस्थ होकर, पूरा परिवार स्वस्थ होकर आया है, यही खुशी की बात है. भगवान को और प्यार से प्रार्थना करेंगे कि आपके अनुभव से और लोग सीखेंगे. बताइए.
तो जैसे मैं सिविल में गया तो वहाँ पे पारुल मैडम ने मुझे जैसे बताया, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो आधे अच्छे तो वहीं हो जाते हैं। फिर वहाँ का स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, यहाँ आशा जी बैठी है तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ की कोई भी नर्स से आप पूछेंगे तो जैसे प्राइवेट में जितना आपको आदर सत्कार नहीं मिल रहा है उतना वेलकम वहाँ पे मिला। क्लास 4 वर्क भी बहुत अच्छे से काम करता है। और रिलेटिव का जैसे फ़ोन आने लगता है, कहाँ पे एडमिट हुए, क्या हुआ, तो दिन में 50 कॉल आएंगे। 50 में से एक लोग ने भी ऐसा नहीं बोला कि सिविल में गया तो अच्छा किया, ऐसा किसी ने नहीं बोला। सब बोलते हैं प्राइवेट में आ जाओ, सिविल में क्यों चले गए, क्या पैसों की कमी, ऐसा बोलते हैं। ये जो नेगेटिव इमेज बना रखा है ना, तो मुझे तो पता था कि हमारे जो सीनियर है डॉक्टर नयन भट्ट, वो सिविल से ही अच्छे हुए थे, तो मुझे तो सिविल ही जाना था। और वहाँ जैसे मैंने कोविड डिपार्टमेंट में कार्यक्रम पूरा देखा, वहाँ के अरेंजमेंट देखी, वहाँ की व्यवस्था देखी, तो दिल को शांति हुई कि नहीं, यहाँ पे ही ठीक होगा। ये डॉक्टर प्रतीक सावत जो कि मेरे संबंधी भी है, हमारे जवाई है, तो वो भी वहाँ पे आ गए। और उनकी मैं तारीफ करूँ कि बिना किसी स्वार्थ की भावना के वहाँ सभी मरीज को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके प्राइवेट पेशेंट को देख रहे हैं या उनकी पहचान वाले को, नहीं। उन्होंने जब भी वार्ड में राउंड लगाया तो वार्ड में जितने भी हैं सारे पेशेंट को उन्होंने देखा। और बहुत बड़ा रिस्क लेके सब ये कार्य कर रहे हैं। और इन लोगों की मेहनत की वजह से वहाँ पे डॉक्टर अमित थे, डॉक्टर के एन भट्ट थे, डॉक्टर आशीष वसावा, अश्विन वसावा, दिन रात देखे बिना 24 आवर काम करते हैं। रात को भी किसी पेशेंट का सेचुरेशन कम हो जाती है, उनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, ये रात को आते हैं। डॉक्टर पराग सर ने जैसे बात किया मेंटल कंडीशन, तो वहाँ में कुछ दिन जैसे 14 दिन वहाँ पे रहा, तो मैंने देखा एक लेडी है, बूढ़ी औरत है, तो उनके घर से कोई फ़ोन नहीं आ रहा है, ना ही कोई पूछने आ रहा है। उनकी मेंटल स्टेटस काफ़ी डाउन थी, वो बहुत डिप्रेस थी। उन्होंने एक बार वो जो राउंड में डॉक्टर आए थे उनसे पूछ लिया कि आपके पास वो वाली दवाई है। डॉक्टर साहब ने पूछा कौन सी, आपको जो लग रही है वो सारी कोरोना की दवाई है, तो कोरोना से मुझे डर नहीं है, मुझे वो वाली दवाई चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने फिर पूछा कौन सी दवाई, तो बच्चों को भूलने की दवाई। तो एक बहुत बड़ा सवाल कर दिया उन्होंने। डॉक्टर ने पूछा कि ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, तो बोले कि मेरा यहाँ रहना नहीं रहना कोई मायने नहीं रखता है, वहाँ से कोई मुझे याद नहीं कर रहा है। काफ़ी डिप्रेस हो जाते लोग। तो आपकी बात सही है, एक अंधेरा सा छा जाता है उनके दिमाग में। और जितने भी एजेड लोग आते हैं उनका कोई आगे पीछे नहीं था। हमारे साथ 108 का एक एम्बुलेंस उनको भी पॉजिटिव आया था। उनके घर से कम आते थे लेकिन 108 एम्बुलेंस का फैमिली आता। तो कुल मिला के पराग जी, ये किशोर जी की बात सुनकर तो ये लग रहा है कि मनोचिकित्सा की दृष्टि से पूर्ण रूप से बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और उस काम करने के लिए समाज का साथ भी चाहिए, सोशल मीडिया का भी साथ चाहिए, और पेशेंटों को जो हौसला बढ़ाने वाले नर्स को भी क्या क्या ट्रेनिंग देना। एक बार आपसे चर्चा करके दिशा इसके बारे में कुछ सोचेगा, क्योंकि ये जो जितनी बातें हो रही है ये बहुत पीड़ा देने वाली बातें हैं। जो कोई माँ ऐसे बोलती है कि मेरे बेटे को भूल जाना, तो ये मनस्थिति समझकर ऐसा लगता है कि सुनने वाले को भी ये परिस्थिति का अंदाज आया होगा। तो मनोचिकित्सक के नाते से हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिसके कारण वो स्वस्थ हो और उनका पारिवारिक हौसला बढ़े, उनकी स्थिति ठीक हो, क्योंकि वो ये कह रही है कि कोरोना से पीड़ित नहीं हूँ, उसका मुझे डर नहीं लग रहा है। वो आफ्टर जो उसकी लाइफ होगी वो उनकी तिरस्कार की लाइफ होगी, तो उससे कैसे बेटर हम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी पीड़ादायक घटना है और ये किशोर जी ने बताया, बहुत अच्छा किया इस प्लेटफॉर्म से। तो ये इसके बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा और इसमें जरूर आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा किया किशोर जी, आप ये पूरा ये आपका जो घटनाक्रम रहा है, तो मैं आपको भी आग्रह करूंगा कि सेंसिटिवनेस की जो पराकाष्ठा है उसी को ध्यान में रखते हुए आपका एक्सपीरियंस
कि एक छोटी छोटी वीडियो बनाकर दिशा फाउंडेशन को देंगे, तो उससे आगे एक रियल घटना से मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों के पास पहुंचेंगे और उसका इलाज क्या हो सकता है, उस दृष्टि से इस घटना से सीखकर हम कुछ नया आयाम शुरू कर सकते हैं। चलो, ये कुछ गंभीर बातें वेबिनार से समझ में आ रही है, अच्छा लगा। आगे दिव्या, आप जिसको कहना चाहती हैं। प्रतीक जी कुछ ऐड करना चाहते हैं एंड देन वी विल गो टू जयराज एंड डॉक्टर पलसारा। बेसिकली जब ये सबसे पहला केस हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में डायग्नोस किया कोरोना वायरस का, तो तभी फियर एंड फोबिया इतना था कि जैसे ही पता चला कि पेशेंट्स को कोरोना है, उसके बाद जितने डॉक्टर उनको देख रहे थे, जितने नर्सिंग डिपार्टमेंट देख रहे थे, क्लास 4, सबको फीवर आना चालू हो गया। लेकिन इट वाज नॉट रिकॉर्डेड ऑन थर्मोमीटर, सो इट वाज अ साइकोलॉजिकल फीवर कि सबको ऐसा लगा कि मुझे भी हो गया और सबको वीकनेस चालू हो गया, माइल्जा चालू हो गया, लेकिन सबका टेस्ट किया, सबका नेगेटिव। तो ये पेशेंट्स के ऊपर तो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आता है, बट डॉक्टर्स के ऊपर भी सेम इतना है, क्योंकि ये कोरोना में प्रॉब्लम क्या है कि सबके सिम्टम्स अलग अलग है, तो हमारे लिए डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट है कि इनको हो सकता है, इनको नहीं हो सकता है। जब भी टेस्ट करते हैं तभी पता चलता है। तो पॉजिटिव आने के बाद जो स्ट्रेस लेवल आता है ट्रीटिंग डॉक्टर्स के ऊपर, दैट इज टू मच। गो अहेड डॉक्टर पराग। जस्ट वन सेंटेंस टू ऐड। ऐसा कहा जाता है कि वायरल पेंडेमिक से भी ज्यादा ये एक डर और खौफ का पेंडेमिक है। Yes. ऐसा बहुत सारी किताबों में और रिसर्च में भी लिखा गया है। पारुल जी, जो आपने बताया कि बहुत पीक पर जा रहा है सूरत की परिस्थिति, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि लगातार आप लोगों को एक ट्रेस में लगातार 2 महीने की ड्यूटी हो गई होगी, तो और डॉक्टरों की भी कमी आपको महसूस हो रही है, आपकी बात से ध्यान में आ रहा है। आगे जाके बहुत सारे पेशेंट बढ़ेगी तो उसकी मानसिक स्थिति भी डामाडोल हो सकती है, तो उसका ऑल्टरनेट ढूंढने का प्रयास तो आपने प्राइवेट के लोगों को भी अपील करेंगे, उसको मशीनरी लगाएंगे। और दूसरा क्या क्या इसमें हो सकता है कि 2-3 महीने का और का अच्छा प्लानिंग करने के लिए किस किस को इसमें जोड़ सकते हैं? समझ लो कि आपके फाइनल ईयर के बच्चे हैं या तो पीजी के बच्चे हैं, उसको कुछ ट्रेनिंग देकर कुछ ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ऐसा कुछ प्लानिंग है क्या? जी दिनेश जी, एक ऐसा प्लानिंग ऑलरेडी 3 दिन पहले एक थोड़ा मीटिंग हुआ था, जिसमें हमारी ड्यूटी लिस्ट कमेटी और सुपरिटेंडेंट मैडम के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें बात ये हुई थी डिस्कस के सभी जो इंटर्न डॉक्टर्स हैं, जैसे कुछ इंटर्न्स काम कर रहे हैं और कुछ अभी तक उनकी ड्यूटी कोविड में नहीं आई है, तो सभी डिपार्टमेंट्स को ऐसा बोला गया है कि वो अपने इंटर्न्स का लिस्ट, सारा इंटर्न्स का लिस्ट का एक पूल बनाएं और उस पूल में से 20-20 इंटर्न को हम 10 दिन या 14 दिन के लिए रखें और फिर उनको वापस नॉन कोविड एरिया में रखें। यानी कि इंटर्न्स को भी इसी तरह यूटिलाइज करना है कि अगर वो 10 दिन काम कर रहे हैं तो फिर 4 दिन की छुट्टी इन द सेंस नॉन कोविड एरिया यानी कि दूसरे एरियाज़ में। उसी तरह उसके बाद नेक्स्ट बैच आएगा, इंटर्न्स का 10 दिन काम करेगा, फिर वो नॉन कोविड एरिया में जाएगा, तो जिससे एक ही इंटर्न पे पूरा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मेडिसिन में 1.5 महीने तक इंटर्न पोस्टेड है तो उसको 1.5 महीने तक कोविड का काम नहीं करना है, उसको 10 या 15 दिन काम करके फिर दूसरे एरिया में जाना है। तो ये चीज़ का एक ध्यान रखना है, क्योंकि क्वारंटाइन पॉलिसी अभी हमारी कोई क्लियर नहीं है, गवर्नमेंट की भी क्लियर नहीं है। कुछ सिटी 10 दिन काम कुछ सिटी में बच्चे 10 दिन काम करते हैं, 4 दिन 5 दिन छुट्टी मिलती है, कुछ में 14 दिन काम करके 7 डेज़ क्वारंटाइन पीरियड है। अब जैसे सूरत सिटी में हम लोग जैसे हमारे जैसे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं, बट क्वारंटाइन पीरियड कुछ भी नहीं है। उसी तरह हमारे नर्सेज में भी कुछ में क्वारंटाइन है, लेकिन हमारे इंटर्न्स और डॉक्टर्स को, रेसिडेंट डॉक्टर्स को हमने अभी तक कोई क्वारंटाइन पीरियड नहीं दिया है, जो हम सोच रहे थे कि अब उनको शायद 10 दिन काम करके और 5 दिन छुट्टी देंगे। बट जिस तरह की पीक अभी आ रही है इस फेज़ में, अगर हम हमारे कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स और नर्सेज को अगर हम 10 दिन काम करके 5 दिन छुट्टी का सोचते हैं, तो वी आर नॉट श्योर कि अगर हम उस चीज़ को मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं। शायद 1 हफ्ता 2 हफ्ता मेंटेन कर पाएँ, लेकिन उसके बाद तो नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग फेज़ है। उसी तरह अहमदाबाद में ऐसा है कि रेसिडेंट 10 दिन कर रहे हैं और फिर 5 डेज़ का क्वारंटाइन है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमें इंटर्न्स का पूल बढ़ाना चाहिए
और ज़रूरत पड़े तो हमें फाइनल ईयर की बैच को बुला के उनकी 10-15 दिन मॉनिटरिंग की ट्रेनिंग करनी चाहिए कि भाई अगर ये सेटल वार्ड के पेशेंट हैं तो उसमें कितना कितना मॉनिटर करना है, और ऑक्सीजन पे है तो कितना कितना मॉनिटर करना है। एटलीस्ट ये 2 टाइप के पेशेंट हम उनको दे सकते हैं, अगर भले हम आईसीयू में उनको नहीं लगाएं, बट वार्ड्स की संख्या भी 6 वार्ड हैं अभी आज, जैसे 180 पेशेंट वार्ड्स में है, तो ऐसे पेशेंट्स हम इंटर्न्स और यूजी स्टूडेंट्स को देके उनके थ्रू मॉनिटरिंग डेफिनेटली करवा सकते हैं और उनकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। और रही बात क्रिटिकल की, तो क्रिटिकल के लिए मेडिसिन, एनेस्थेसिया और चेस्ट के साथ मुझे लगता है कि हमें और सर्जरी, गायनेक जो क्लिनिकल रेसिडेंट्स हैं, जो क्लिनिकल ब्रांच के रेसिडेंट हैं, उनको और जोड़ना पड़ेगा और उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं जाके ऐसा नहीं हो कि मेडिसिन, चेस्ट और एनेस्थेसिया के जो कोविड पॉजिटिव में ही आईसीयू में ही ज़्यादा रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाए, ऐसा एक मन में डर बना हुआ है। तो इसलिए इसकी हमने स्मीमेर क्या को भी प्लानिंग है? रिक्वेस्ट की है। जो आपकी जो सोच है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या व्यवस्था सोची है? सर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे डीन और सुपरिटेंडेंट ने काफ़ी सारी मीटिंग्स बुलाई हैं। सुपरिटेंडेंट मैडम ने 3 दिन पहले ही ऑलरेडी इंटर्न के लिए मीटिंग बुलाई है। डॉक्टर प्रीति कापड़िया हैं हमारी सुपरिटेंडेंट मैडम, उन्होंने ऑलरेडी इंटर्न रीएलोकेशन के लिए मीटिंग बुला ली थी और सभी ब्रांचेस से इंटर्न्स की वो इंफॉर्मेशन मांगी है और उसकी भी कल मीटिंग है, तो उसमें इंटर्न्स रीएलोकेशन हो जाएगा। अभी तक फाइनल ईयर यूजी स्टूडेंट्स का हमने नहीं सोचा है, तो वो हम हमारी टीम जो है वो हमारे डीन सर, क्योंकि यूजी स्टूडेंट्स का जो मैटर होता है वो डीन सर के परव्यू में होता है, तो उनको भी हम एक्सप्रेस करेंगे हमारा व्यू और उसके हिसाब से उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस तरह के उनको बुला लें और इस तरह के ट्रेनिंग सेशन करवा के, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एमसीआई अलाउ करती है और उनके अलाउ पे होता है, उनके लेवल पे अलाउ होता है, तो उनको भी हम ट्रेनिंग देना स्टार्ट करें। जिस दिशा के माध्यम से, सोशल मीडिया की टीम के माध्यम से और दिव्या के कारण आज हम सब लोगों का मिलन संभव हुआ। इस मिलन की उद्देश्य यही था कि पूरा मेडिकल में क्या चल रहा है और पूरे जो महामारी का भयंकर जो दौर चल रहा है उस पर किस किस प्रकार से कौन कौन क्या कर रहा है, उसके अनुभव कथन से समाज में क्या प्रेरणा मिल सकती है, उस दृष्टि से आप सब लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया। काफ़ी अच्छी बात यह मुझे लगी कि पूरा इस 2.5 महीने में टीम स्पिरिट की भी बातें ध्यान में आई हैं। 3500 लोग स्पिनेर और सिविल हॉस्पिटल पे मिलकर एक अपना मेडिकल परिवार ने पूरे सूरत को संभाला है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात रखी है। जैसे आशा और भाई अनंत ने अपनी पूरी जो एक एक्सीडेंट के बावजूद भी समाज को अच्छी तरह से कैसे मदद करे, इस प्रकार की स्पिरिट बताइए, ये भी सैल्यूट करने के लिए है। आशा के घर के परिवार के लोगों ने बहुत ही इमोशनल परिस्थिति में, जैसे डॉक्टर किशोर भाई जैसे द्रवित हुए थे, इस प्रकार का भी डेंजरस परिस्थिति में एक आपका भी परिवार आ सकता था, फिर भी आपके परिवार ने जो एक मनोबल बताया कि आप ड्यूटी करो, ये एक्सेट बहुत ही सैल्यूट करने योग्य काम आपने किया है, मैं नमन करता हूँ। और प्रतीक जी, बाकी पराग जी शाह ने, अजय भाई जयसूर्या जी और पारुल मैडम और राहुल जी ने, सभी ने अपना योगदान और सारी बातें बताई हैं। काफ़ी प्रॉब्लम्स भी बताए हैं, सपोर्ट के बारे में क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बताया है। और काफ़ी लोगों ने अपने अश्विन वसावा जी का नाम भी लिया है और सिविल और स्विमेर और महानगर पालिका और श्याम खाटू मंदिर और सामाजिक संस्थाओं में राधा कृष्ण मंदिर, गुरुद्वारा, ऐसे 13पंथी लोगों ने भी बहुत सारे समाज की सेवा का काम छाइडा ने भी किया है, आरएसएस ने भी किया है। यानी कभी काफ़ी लोग ने मिलकर ये लड़ाई, जैसे पराग भाई ने कहा था कि लड़ाई के मोड़ में सभी लोगों ने सैनिक के रूप में काम किया है। उस सभी सैनिकों को आगे 2 साल खड़े पग के रहने से काम करना पड़ेगा। कोई भी केयरफुल सबको रहना पड़ेगा, केयरलेस रहने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि अभी जो जैसे पारुल मैडम ने बताया कि पिछले 3 लॉकडाउन के बाद में चौथे लॉकडाउन में पूरे सूरत में पिकअप पर पेशेंट पहुंचने जा रहे हैं, तो उस पेशेंटों की ध्यान में रखते हुए अपने समाज को एक अपनी प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, एक सोसाइटी अपने अपने खुद के परिवार को प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि जो डॉक्टर कह रहे हैं, सोशल मीडिया कह रहे हैं, टीवी माध्यम से कह रहे हैं, वो सभी सिंसियर अपने डेटा के आधार पर जो परिस्थिति निर्माण हो रही है उसके द्वारा वो लोग अपने को एक अच्छे भाव से कुछ बात बता रहे हैं, तो उसको अपने को इमोशनल और सही सच्ची में लाने के लिए बहुत ही एग्रेसिव में इसको
लाइफ में इम्पोर्टेंस करके स्वीकारना पड़ेगा। यही बात ये पैनल के माध्यम से हमको सीखने मिली है। मैं सबका बहुत बहुत हृदय से दिशा फाउंडेशन की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। और जो पारुल मैडम ने बताया कि डीन के साथ में मिलकर लास्ट ईयर के पीजी के लोगों के साथ में जो बात आपने कही है, वो भी उसके लिए भी यथायोग प्रयत्न करने में आएंगे। जैसे डॉक्टर किशोर भाई ने भी बताया, प्लम्बर, कारपेंटर, मेडिकल इक्विपमेंट के दर में, वो भी राहुल जी और हमारी टीम को हम बताएंगे कि वह पूरा स्पेशल एक ऑडिट किया जाए और उसको समाज की क्या सेवा की आवश्यकता है उसके बारे में भी आप सब लोगों के माध्यम के सहकार लेकर करेंगे। दिशा एक सिर्फ माध्यम है, दिशा को क्रेडिट देना जरूरी नहीं है। आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं। आप फ्रंट ईयर में काम करने वाले सभी डॉक्टर्स को, सभी सर्वेंट को, सभी यानी म्यूनसिपल कर्मचारियों को, सफाई कामदार को, पुलिस को मैं बहुत मेरे हृदयपूर्वक का नमन करता हूं। आपने समाज को अपना माना है और समाज के प्रति आपने दायित्व अदा किया है। बार बार आपके माता पिता को मैं नमन करता हूं। आपने स्पिरिट दिया है, आपकी बच्चों का बर्थडे भी आपने नहीं मनाया और इस दर्दियों की सेवा करती है। लाख लाख वंदन है इस संस्कृति को। इसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हम अपने काम में लगे रहेंगे और एनजीओ के नाते से हम भी आपके साथ में जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। નમસ્કાર. તો આ હતું વેબિનાર જેમાં કોરોના વોરિયર્સે પોતાના અનુભવો શેર કર્યા. આ વેબિનારનું આયોજન દિશા ફાઉન્ડેશન દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. દિશા ફાઉન્ડેશનના ફાઉન્ડર દિનેશ પટેલ દ્વારા સમગ્ર જે વોરિયર્સ છે તેમની સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. મહત્વની બાબત એ સામે આવી રહી છે કે કેવી રીતે લોકોમાં કોરોના ફેલાઈ રહ્યો છે. નાના બાળકોથી લઈને મોટા લોકો કેવી રીતે કંઈ ભૂલ કરી જાય છે જેનાથી કોરોના લોકોમાં ફેલાઈ રહ્યો છે. સાથે જ તેના ઉપાયો પણ આ વેબિનાર દ્વારા જાણવા મળ્યા છે. આપને પણ ખ્યાલ જ છે કેવા ઉપાયો છે. લોકોને ઘડી ઘડીએ હાથ ધોવાના છે, હાથને સેનિટાઈઝ કરવાના છે, બહાર નીકળો તો માસ્ક પહેરવાનું છે, લોકો સાથે દૂરી બનાવીને રાખવાની છે. ખૂબ જ મહત્વની બાબત આ સમગ્ર વેબિનારમાં એ પણ સામે આવી છે કે જે રીતે કોરોનાને જે લોકો મહાત આપીને બહાર આવી રહ્યા છે તે લોકો સાથે સારું વર્તન નથી થઈ રહ્યું, તે પણ ખૂબ જ ખરાબ બાબત છે. તો આ વેબિનારમાં બસ આટલું જ. આજના કાર્યક્રમમાં બસ આટલું જ. અન્ય સમાચાર જોવા માટે આપ જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, ગુજરાતની ધડકન.